हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की जो तैयारी कर रहे थे उसमें साइंस का जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम लोग जल्दी जल्दी कवर करना चाह रहे हैं। इसलिए आज भौतिक विज्ञान का ये पहली वीडियो है और इसमें काफी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखिएगा, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा जो मैं बताऊंगा। तो शुरुआत कहां से है इसकी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है भौतिक राशि। यहां पर जो राशि शब्द है इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। राशि का मतलब यहां पर यह है कि जो भी चीजें जिनको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकें। जैसे मान लीजिए हमको कहीं पर राशन लेना है तो चावल 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, मतलब उसको हम मापना चाहें और माप करके उसको किस में लिख सके, संख्याओं में लिख सकें, है ना। कि 1 किलोग्राम है कि 2 किलोग्राम है कि 3 किलोग्राम, ये हो सकता है। इसी तरीके से कोई लंबाई नापनी हो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, कोई तरल पदार्थ 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, है ना। तो वे क्या होती हैं, राशियां होती हैं। उन्हीं को भौतिक विज्ञान की चीजें हैं, इसलिए ये भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां मतलब वे राशियां जो हमको दिखती भी हैं साफ साफ। भौतिक का चीज का मतलब क्या होता है, जो हम देख सकें, छू सकें, समझ सकें, वो भौतिक होती हैं। अब देखो, भौतिक राशियां 2 पार्ट में बटी होती हैं। पहला है मूल राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां केवल और केवल अभी तक आपके सिलेबस में जो है वो 7 हैं। 1-2 और भी बनी है लेकिन अभी तक वो सिलेबस में नहीं आई है। फिर उसके बाद होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कुछ नहीं होता है, बस इन्हीं मूल राशियों से ही व्युत्पन्न राशि बनती है। व्युत्पन्न का मतलब जो किसी से उत्पन्न हो, जो किसी से उत्पन्न हो। जैसे मान लीजिए यहां पर हम जब चाल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो ये भी एक राशि है, ठीक है। चाल भी होता है कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, संख्याओं में बदल सकते हैं ना इसको हम। तो ये भी एक राशि है। लेकिन चाल में 2 चीजें आ जाती हैं। चाल का मतलब दूरी बटे समय। इसमें 2 राशियां आ गई, एक दूरी वाली मतलब कि लंबाई, और एक समय आ गया, है ना। दोनों आ गए ना, तो लंबाई भी आ गई और समय भी आ गया। तो इन दोनों की मतलब मात्रक को मिला करके बन जाता है कौन सा, व्युत्पन्न मात्रक बन जाता है ना। तो कहने का मतलब जो व्युत्पन्न राशि होती है, जैसे चाल हो गई, वेग हो गई, ये राशि है। इनके जो मात्रक होते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कह देते हैं। जैसे अभी यहां पर जो लिखी है ये राशियां हैं, क्या है, राशियां। ये मूल राशियां हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशियां हैं और इनको मापा भी जाता है ना। जैसे हमको लंबाई क्या नापते नहीं हम लोग, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 50 मीटर, तो जो नाप रहे हैं, जिसमें नाप रहे हैं वो उसका मात्रक होता है। जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं तो मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है, क्या है। इसी तरीके से द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो यहां पर यह भी बात समझ लो कि मूल राशियों के मूल मात्रक भी बनते हैं। क्या बनते हैं, मूल मात्रक। अब अगर मूल राशियों के मूल मात्रक भी बनते हैं तो व्युत्पन्न राशि के भी व्युत्पन्न मात्रक बनने चाहिए। मैंने बताया ये 7 मूल राशियां हैं और यहां पर हमने चाल की बात की। चाल में 2 राशियां, 2 मूल राशियां इकट्ठा हो जाती हैं, तब जाकर के इसकी राशि कंप्लीट होती है चाल की। तो चाल जो राशि है वो मूल राशि से ही तो बनी है। इसका मतलब ये हो गया कि चाल जो है वो व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है, वेग भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। आगे बढ़ते हैं और इनके मात्रक लिख देते हैं। लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। क्या चीज, मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। क्या चीज, किलोग्राम। ऐसे लिख दो तो किलोग्राम समझ लेना। समय का क्या होता है, समय हमेशा सेकंड में ही नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, सेकंड में। और ताप डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। तो जो इंटरनेशनल पद्धति में चलता है हम लोग उसको लेकर चलेंगे, चलता है केल्विन। क्या चीज, केल्विन।
डिग्री सेल्सियस भी चलता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी चलता है, तो तीनों को आप समझ लीजिएगा। विद्युत धारा एम्पियर, कितने एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? एम्पियर में। एम्पियर ये मूल मात्रक हम लिखते जा रहे हैं, मूल राशियों के मूल मात्रक। ज्योति तीव्रता, ज्योति किस में से निकलती है? कैंडल से। मोटा मोटा समझने के लिए इसका मात्रक भी ऐसे ही है, कैंडिला। क्या नाम है? कैंडिला। कैंडल शब्द ध्यान रखना तो याद आ जाएगा। पदार्थ की मात्रा, जो विज्ञान है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, इसमें पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? मोल। मोल, ये आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो ये मोल शब्द आपको मिलेगा काफी। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मूल राशियों के बाद अवस्था पर। अवस्थाएं दो ही तरीके की आपको देखने को मिलेंगी, या तो कोई चीज विराम अवस्था में है, या तो फिर कोई चीज गति की अवस्था में। दो ही अवस्थाएं तो होती हैं भाई। जैसे कुर्सी मेज ये कैसी हैं? विराम अवस्था में है। ये बोर्ड कैसा है? विराम है। विराम का मतलब क्या हो गया? समय के साथ साथ और आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष। अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था बदल नहीं रही है तो वो क्या है? विराम अवस्था है। और गति की अवस्था ठीक इसका विपरीत। अगर मान लीजिए समय के साथ साथ और आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष कोई वस्तु है जो अपनी अवस्था बदल रही है, चाहे यहीं पर खड़ा रहे, हाथ हिलाता रहे, तो यह भी गति की अवस्था है। चाहे चल रहा हो, आसपास हमारे पास जो कुर्सी मेज दीवार है, इनके सापेक्ष हम अपने अवस्था को, स्थान को बदल रहे हैं ना भाई। पहले वहां थे, यहां आ गए, तो ये कैसी अवस्था हुई? गति की अवस्था। उड़ती हुई चिड़िया, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई बस, ये सब गति की अवस्था में है। लेकिन वहीं पर पड़ा हुआ पत्थर, डेस्क बेंच, ये क्या है? विराम अवस्था में है। तो दो अवस्थाएं हो गई। अब इसके बाद गति और गति के प्रकार। तो देखो, गति तो आप समझ गए हो, समय के साथ साथ आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता रहे, तो वो गति की अवस्था में है। अब देखो गति कितने प्रकार की होती है। पहले नंबर पे है सरल रेखीय गति। जैसा इसका नाम, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। अगर कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि बिल्कुल दाएं बाएं ना जाकर के बिल्कुल सीधा जाए, तो उसे कहेंगे कौन सी गति? सरल रेखीय गति। दूसरा है वृत्तीय गति। नाम ही है वृत्तीय। वृत्त, वृत्त आप जानते हो ना कैसे होता है? वृत्त ऐसे होता है। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे, इसका रास्ता कैसा हो? वृत्त के जैसा। वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति को क्या कहा जाएगा? वृत्तीय गति। तीसरे नंबर पे है घूर्णन गति। घूर्णन का मतलब यह हो गया कि यूं समझ लो कि जैसे रस्सी में बांध लिए कोई पत्थर और नचा रहे हो, तो वो घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार घूम रहा है, उससे ना दूर जा रहा ना उसके पास आ रहा है, तो वो क्या हो गया? घूर्णन हो गया। जैसे सूरज के चारों तरफ धरती भी क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है। कौन सी गति कर रही है? घूर्णन गति। अब इसके बाद दोलन गति। दोलन गति का मतलब क्या हो गया? डोलना। क्या करना? डोलना। जैसे हमारा ये शरीर है, इधर डोले इधर डोले, इधर डोले इधर डोले। हाथ है ये, यूं जाए यूं आए, यूं जाए यूं आए, तो इसको क्या कहा जाता है? दोलन। अगर मान लीजिए हम धागे से किसी पत्थर को लटका दें और लटकाने के बाद उसको बीच से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें, तो वो क्या करेगा? झूमता रहेगा उसी में। झूला, झूला देखो ना, ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, उसकी गति कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। कौन सी गति? दोलन गति। अब इसके बाद है आवर्ती गति। आवर्ती का मतलब ही होता है कि बार बार एक ही रास्ते पर आए जाए, रास्ता बदले ही ना। वो कौन सी गति होगी? आवर्ती गति। एक बार जिस रास्ते से आए दूसरा दोबारा भी उसी पे आए, तिबारा भी उसी पे आए, बार बार एक ही रास्ते पर वो गति करते रहे, तो वो क्या हो गया? आवर्ती गति। कैसी गति? आवर्ती गति।
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूरी की। क्या चीज? दूरी। दूरी कुछ नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो लंबाई होती है। जैसे मान लीजिए ए स्थान है यहां पर और यहां पर बी स्थान है, तो इसके बीच की जो ये लंबाई है, इसी लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी। फिर है विस्थापन। एक चीज और यहां पे समझ लो, दूरी और विस्थापन में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है भाई? ये जो दूरी है, ए से बी तक की लंबाई की बात कर रहा है ना, चाहे ये सीधा सीधा चला जाए और चाहे इसे घूमते घूमते यहां पहुंचे, इतनी लंबाई इसने तय की। चाहे ऐसे ऐसे यहां आए, हमको जाना था परैया, लेकिन हम पहले ओलीपुर गए, फिर उधर से होके आए, लेकिन हम ए स्थान से बी स्थान तक गए और जितनी लंबाई हमने तय कर ली, चाहे हम सीधी तय करें और चाहे टेढ़ी तय करें, लेकिन वो क्या है? हमारी दूरी है। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता। विस्थापन में शुरुआत का बिंदु और अंत का बिंदु, इन दोनों के बीच बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, तो इसे कहेंगे क्या? विस्थापन। ये क्या है? विस्थापन। इसमें से अगर हम इसको हटा देते हैं तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये दूरी है। जितनी लंबाई इसने तय की, चाहे इधर से चाहे उधर से, वो क्या है? दूरी है। लेकिन इसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन। कई बार एक एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए कोई ए से चलना चाहता था और बी तक जाना चाहता था, या यूं समझो कि बी था ही नहीं, इसने यहां से यहां पूरा एक घूम टहल के फिर आ गया अपने घर। एक व्यक्ति था, पूरा घूमा, घूम टहल के फिर अपनी जगह पे आ गया। अब जब ये अपनी जगह पर ही आ गया है, तो इसने दूरी तो तय की है, दूरी है इसमें, लेकिन विस्थापन नहीं है। विस्थापन तभी होगा जब उस वस्तु का स्थान बदल जाए, उनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में कुछ गैप बचे। इसमें दूरी है लेकिन विस्थापन नहीं है। दूरी है, टिक मार, विस्थापन नहीं है। एक बात और समझो, जैसे मान लीजिए हम यहां पर बना देते हैं एक समकोण त्रिभुज, ऐसे बन गया है। मान लीजिए कि ये था ए बिंदु और ये था बी बिंदु। अगर हम यहां से चलते 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 ये गए, ये यहां पहुंचे, और दूसरी बार सीधा रास्ता पकड़ा ए से बी तक, अब बताओ इसमें दूरी कौन था, विस्थापन कौन था? विस्थापन ये वाला होगा, सीधी दूरी, ये विस्थापन हो गया। ये क्या है? विस्थापन। और ये जो इधर से घूम घूम के गया ये वाला, ये क्या है? ये दूरी है। अब आ जाओ चाल पे। क्या चीज? चाल। चाल होता क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक का मतलब जब समय को एक कर दिया जाए, मतलब चाल बराबर होता तो है दूरी बटे समय। फार्मूला तो यही होता है ना। परिभाषा भी इसी से बनी है। जब समय को एक कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? एक, तो क्या मिलेगा? दूरी बटा एक ही तो मिलेगा। और बटे में एक का मतलब कुछ होता ही नहीं है। बटे में एक से भाग दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब एक है तो ये हो गया खत्म। ये क्या हो गया? खत्म। तो एकांक समय में जो दूरी होती है वही क्या बन जाती है? चाल बन जाती है ना। इसी तरीके से आपका प्रेशर वाला भी फार्मूले से हमने दाब वाला, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब बराबर क्या था? बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हमने एक कर दिया था। क्या कर दिया था? एक। तो जब क्षेत्रफल एक हो गया था तो हमने ऐसे कहा था, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या हो जाता है? दाब हो जाता है। उसी तरीके से चाल की परिभाषा क्या होगी? एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या होता है? चाल होता है। क्लियर है बात? अब इसके बाद वेग की बात करो। चाल का संबंध दूरी से है। चाल का संबंध किससे है? दूरी से। लेकिन वेग का संबंध विस्थापन से है।
वेग का संबंध किससे है? विस्थापन से। चाल कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन वेग शून्य हो सकता है। बात समझ गए? चाल कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन वेग शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? ए से चलना उसने शुरू किया था, लौट के फिर ए पे ही आ गया, तो इसने दूरी तो तय की, लेकिन विस्थापन है ही नहीं है। और जब विस्थापन नहीं है तो वेग भी नहीं है, लेकिन दूरी है तो चाल है। अब यहीं पर समझ लो, लगे हाथ इसका व्युत्पन्न राशि का कॉन्सेप्ट। यहां पर दो चीजें आ गई ना, दूरी और समय। दूरी यानी कि लंबाई किसमें नापते हैं? मीटर में। समय किसमें नापते हैं? सेकंड में। अब व्युत्पन्न राशि का व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या बनेगा? दूरी को हमने मीटर में नापा बटे समय को सेकंड में नापा। किसमें नापा? सेकंड में। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मीटर प्रति सेकंड। ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। मैंने बताया था कि ये व्युत्पन्न राशि है ना, तो ये क्या है? इसका मात्रक जो है वो क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक होगा। मतलब मीटर प्रति सेकंड ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। ये मूल मात्रक से ही बना हुआ रहता है। अब बात करेंगे वेग का। वेग का फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस दूरी की जगह पे क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। मतलब वेग बराबर होता है क्या? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अब देखो, दोनों के मात्रक सेम रहेंगे। विस्थापन भी तो एक लंबाई ही होगी, मतलब जो मात्रक चाल का है वही मात्रक वेग का भी होगा। अगर इसका भी हम मात्रक लिखें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होगा, कुछ और नहीं होगा। तो ये था जो शुरुआत है। अब इसके बाद इसके आगे का जो पार्ट है उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।